नमस्कार, मतों का मंथन में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 12 मई को होने वाले बिहार की 8 सीटों पर चर्चा करने वाले हैं। इनमें से कम 4 वीआईपी सीटें हैं। वीआईपी सीटें हैं पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीवान, शिवहर और अन्य सीटें हैं महाराजगंज, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर। जेडीयू से बीजेपी की दोस्ती के बाद 2014 के मुकाबले समीकरण थोड़े बदल गए हैं। महागठबंधन में समीकरण अलग है। कहीं पुराने खिलाड़ी मैदान में है तो कहीं राजनीति में नई एंट्री है। कौन जीतेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि सबके सामने अपने अपने पुरजोर दावे भी हैं। लेकिन किनके दावों में कितनी सच्चाई है और हमारे राजनीतिक विश्लेषक इस पर क्या राय रखते हैं, ये आप जरूर सुनिए। हमने अपने सम्मानित मेहमानों से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन पहले बात करते हैं सबसे वीआईपी सीट पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के गढ़ को भेदना महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। राधा मोहन सिंह यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार भी वर्तमान में सांसद हैं। एनडीए से राधा मोहन सिंह उम्मीदवार हैं, जबकि महागठबंधन से ये आरएलएसपी के खाते में सीटें गई हैं और उम्मीदवार हैं कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आकाश सिंह को उम्मीदवार बनाने पर आरएलएसपी के बागी नेताओं ने इस सीट को 3 बार बेचने का आरोप लगाया और कहा कि तीन नेताओं से पैसे लिए और अंत में माधव आनंद को टिकट के कयास के बाद आश्चर्यजनक रूप से आकाश सिंह को टिकट दे दिया गया। यह भी आरोप लगे कि आकाश पार्टी में कब शामिल हुए। वैशाली लोकसभा सीट यह भी वीआईपी सीट है। लोकतंत्र की पहली कर्मस्थली मानी जाती है वैशाली, और यहां जातीय समीकरण का सिक्का चलता है। वैशाली को पहली बार संसद के गठन का भी गौरव प्राप्त है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहां के शासक जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाने लगे। वैशाली गणतंत्र में 7,777 निर्वाचित गण शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। यह 1977 में अस्तित्व में आया। 12 चुनावों में 10 बार राजपूत यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं, 2 बार भूमिहार जीते हैं। आरजेडी का गढ़ माने जाने वाले इस संसदीय क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह यहां से लगातार 5 बार निर्वाचित हुए हैं। 2014 में एलजेपी के रामाकिशोर सिंह ने उन्हें शिकस्त दी थी और रघुवंश को 1 लाख वोटों से हराया था। इस बार यहां आरजेडी से फिर रघुवंश प्रसाद सिंह खड़े हुए हैं, तो एलजेपी से वीणा देवी मौजूद है। सिवान की यदि बात करें तो वहां 2 महिला उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है। यहां से तीसरी बार आरजेडी से हिना शहाब चुनावी अखाड़े में कूद चुकी हैं। तिहाड़ में बंद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की सजा के बाद इन्हें 2009 और 2014 में टिकट मिला था। दोनों ही बार हिना वर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव से हार गई थी। इस बार इनका मुकाबला दरौंदा की जेडीयू विधायक कविता सिंह के साथ है। जेडीयू के खाते में सीट जाने के बाद ओम प्रकाश यादव टिकट से बेदखल हो गए थे। सिवान से 4 बार सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। 1996 से वो 4 बार सांसद बने। इससे पहले शहाबुद्दीन जीरादेई से 2 बार विधायक भी रहे हैं। मां यूसुफ को भी सिवान से 4 बार सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस सीट पर माले प्रत्याशी अमरनाथ यादव के त्रिकोणीय मुकाबले का दावा भी किया जा रहा है। चौथी महत्वपूर्ण सीट है शिवहर। शिवहर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने तीसरी बार रमा देवी को यहां से उतारा है, जबकि आरजेडी ने यहां से सैयद फैजल अली को प्रत्याशी बनाया है। पेशे से पत्रकार रहे फैजल अली मुख्य रूप से गया जिले के निवासी हैं। आरजेडी से नाराज चल रहे लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप ने यहां से अंगेश सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। अंगेश ने लालू राबड़ी मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका नामांकन रद्द हो गया। दूसरी तरफ पूर्व सांसद लवली आनंद हाल ही में एनडीए के समर्थन में उतर आई है। पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा की बीजेपी में हाल में वापसी हुई है। इन घटनाक्रमों से रमा देवी को थोड़ी राहत मिली है। यह राजपूत मतों का जोर दिखता रहा है। तो ये 4 वीआईपी सीटें हैं। जरा पहले सेगमेंट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पटना स्टूडियो में मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, मृत्युंजय हमारे पटना ब्यूरो के ब्यूरो चीफ हैं,
और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक केंद्रीय स्टूडियो में मुकेश कुमार जी भी मौजूद है। मुकेश जी, ये 4 सीट और चारों वीआईपी सीट है, चाहे हम यहां की बात करें, मोतिहारी की बात करें, पूर्वी चंपारण की, या फिर शिवहर की बात करें, या वैशाली की बात करें, या सिवान की बात करें, ये चारों सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है और कोई भी किसी को मात देने में सक्षम नजर आ रहा है। बिल्कुल संजय जी, ये प्रतिष्ठा की सीटें हैं और ये वो सीटें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी वर्तमान उनके सांसद हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट बचाने की और उसको बनाए रखने की उस कवायद करनी पड़ेगी। और अभी जो माहौल है वहां चारों सीटों पे मोटे मोटे तौर से माहौल जो है उसमें जो गठबंधन महागठबंधन की तरफ से अलग अलग प्रत्याशी हैं, उदाहरण के रूप में मोतिहारी से आकाश सिंह प्रत्याशी हैं और वो राजनीति में नए हैं, लेकिन उनके पिताजी का बाहुल्य उस क्षेत्र में है, वो वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी अपनी वहां पैठ है। तो वो कुल मिलाकर वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। देखना यह होगा कि वहां जो समीकरण है, जातिगत समीकरण है या वहां राजनीतिक समीकरण में किस ढंग से एक नए आगंतुक को वहां लोग स्वीकार करते हैं, पार्टियां स्वीकार करती है, कैडर स्वीकार करता है, वर्कर और वॉलंटियर स्वीकार करता है। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। राधा मोहन सिंह जो है वो बहुत कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं और काफी उनकी अपनी लोकप्रियता है उस क्षेत्र में, लगातार सांसद भी हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और काफी रोचक मुकाबला होगा। अनुमान कुछ करना अभी अतिशयोक्ति होगी। कुल मिलाकर यह है संजय जी कि यहाँ दिलचस्प मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचाने के लिए बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। इसमें शिवहर एक वो सीट है डॉक्टर संजय कुमार, जहां की तेज प्रताप की नजरें लगी हुई थी, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा था। अब वहां पे भी आमने सामने का मुकाबला है। बीजेपी की रमा देवी हैं और इधर से आरजेडी के सैयद फैजल अली से मुकाबला उनका है। क्या कहता है शिवहर? शिवहर में भी चूंकि रमा देवी वहां की सिटिंग सांसद हैं और रमा देवी से भी लोगों की शिकायतें हैं। जब क्षेत्र के लोगों से पूछा जा रहा था तो रमा देवी की खास करके लोकसभा क्षेत्र में उपस्थिति के साथ साथ रमा देवी से कई योजनाओं, यहां तक कि शिवहर में कॉलेज की बात लोग लगातार करते रहे हैं कि एक डिग्री कॉलेज कम से कम यहां पर होनी चाहिए थी ताकि यहां के नौजवानों को कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़े, या जो भी चीजें हैं वहां शैक्षणिक संस्था या वहां स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उससे लोग असंतुष्ट दिखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से लोग कहते हैं कि मोदी एक मुद्दा है और हम लोग राष्ट्रीयता को आगे रख करके, राष्ट्रवाद को आगे रख करके, मोदी को आगे रख करके हम लोग एनडीए को वोट करेंगे। दूसरी तरफ वहां एक जातीय समीकरण है। अब वो जातीय समीकरण में शुरू में तो लगा कि जो राजपूत मतदाता है वो कहीं ना कहीं एनडीए का बगावत करेंगे या खिलाफत करेंगे, और लवली आनंद जी जिस तरह से कांग्रेस में पहले शामिल हुई थी और जिस तरह से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी कि शिवहर से हमें टिकट मिलनी चाहिए, और जब उनको नहीं मिला और जिस तरह से बाद में भी राणा रत्नाकर वहां शामिल होते हैं, तो राजपूत मतदाता भी पोलराइज्ड हो गए हैं इनके तरफ, रमा देवी के तरफ। दूसरी तरफ जो वहां पर जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, वो एक तो कि वो बाहरी है, गया के उम्मीदवार हैं। हालांकि रमा देवी भी स्थानीय नहीं है, लेकिन रमा देवी का मोतिहारी में और ये में कोई शिवहर में बहुत दूरी नहीं है और वैश्यों का एक अच्छा खासा वोट वहां पर है। तो एक तरफ वो वहां पर जो महागठबंधन के जो जातीय समीकरण है वो वहां पर खड़ा है, दूसरी तरफ रमा देवी के साथ मोदी का राष्ट्रवाद, और दूसरी तरफ जो एनडीए का एक जो जातीय समीकरण बनता है वो खड़ा है, अगड़ों का एक समीकरण खड़ा है। तो लड़ाई तो दिलचस्प होगी। अब रह गई बात कि उस लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया जाता अगर अंगेज सिंह उम्मीदवार होते, लेकिन अंगेज सिंह की उम्मीदवारी रद्द हो गई। तो आमने सामने का मुकाबला होगा। अब आमने सामने के मुकाबले में क्या स्थिति बनेगी देखने वाली बात होगी। मृत्युंजय, हालांकि सिवान से ओम प्रकाश यादव इस बार उम्मीदवारी के तौर पर किस्मत नहीं आजमा रहे हैं, हालांकि वो सांसद हैं। दो महिलाओं के बीच मुकाबला है, एक तो हिना साहब और दूसरा आपके सामने है कविता सिंह। तो फिर ऐसे में जब ओम प्रकाश यादव वहां से नहीं लड़ रहे हैं, जबकि 2 बार से वो चुनाव जीते भी और दोनों बार हिना साहब वहां से हारी हैं, तो क्या लगता है क्या इनपुट आ रहा है वहां से सिवान से? देखिए, पहले तो था कि ओम प्रकाश यादव निर्दलीय नामांकन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता से लेकर
भूपेंद्र यादव से लेकर के तमाम एक टीम लगाई गई उनके पीछे और बजाबते उनको समझाया गया कि आने वाले समय में और सारे विकल्प हैं, लेकिन चूंकि ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई है इसलिए आप कृपया करके ऐसा न करें, तो वो मान भी लिए। और मुझे लगता है देखिए सबसे बड़ी जो राह में रोड़ा हिना साहब के लिए एक बार फिर बने हैं वो अमरनाथ यादव हैं। क्योंकि यादव वोटर कहीं न कहीं जब ओम प्रकाश यादव खड़े होते थे तो उनको कुछ यादव वोटों का भी समर्थन मिल जाता था। और चूंकि शहाबुद्दीन का एक ऐसा चेहरा था वहां कि जिसके खिलाफ या तो उनके पक्ष में होते थे या सारा उनके विपक्ष में होता था, तो ठीक उसी नजारे के तहत एनडीए अब तक जीतता रहा था। और इस बार भी कुछ इस तरह के बिसात है। तो इसमें देखना यह है कि चूंकि जब माले का खौफ हुआ करता था तो कहते हैं कि जब उच्च जाति जो सवर्ण लोग थे वो शहाबुद्दीन के पक्ष में खड़े रहते थे वो, और शहाबुद्दीन उन्हीं के बदौलत चुनाव जीतते थे। लेकिन बाद में जब वो लालू के पाले में चले गए, लालू के साथ पूरी तन्मयता के साथ जुट गए, तो फिर उसके बाद सवर्णों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो एक बार फिर वहां सवर्ण को प्रत्याशी बनाया गया है और उसमें भी अजय सिंह है जो कि बाहुबली भी कहे जाते हैं। तो एक तरह से दोनों ओर से कहें कि कोई कोर कसर नहीं है। तो मुझे लगता है कि और ये 8 सीट जहां पे चुनाव होने जा रहे हैं, आप देखिए यहां पे महागठबंधन को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी ये सारी सीटों पे एनडीए का कब्जा रहा है। 7 सीटों पे ऑलरेडी बीजेपी चुनाव जीती थी या जो भी है, और उसके बाद 1 सीट पे हम आप एलजेपी चुनाव जीती है। तो ये खास करके इसमें शहाबुद्दीन का जो इलाका है इसमें एक तरह से कहें कि कविता सिंह अब तक के जो मतलब कि जो वहां चर्चा है, जो इलाके से इनपुट्स है, उसके हिसाब से वो अभी भारी दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तारतम्य का अभाव है। लालू प्रसाद नहीं है मैदान में, लालू जाते थे तो समा बांधने में माहिर खिलाड़ी है, वो समा शायद बनता नहीं दिख रहा है और कविता सिंह के पक्ष में गोलबंदी हो रही है। और यादव चूंकि अमरनाथ यादव के पास चला जा रहा है और वो इसका नुकसान हिना साहब को उठाना पड़ रहा है। ठीक, वैशाली एक और महत्वपूर्ण सीट है मुकेश जी, जहां की वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं और एलजेपी की वीणा देवी उनके सामने खड़ी है गठबंधन एनडीए की ओर से। रघुवंश बाबू कई बार वहां से सांसद रह चुके हैं, हालांकि वर्तमान सांसद एलजेपी के रमा सिंह हैं, अब उन्हीं की वीणा देवी को टिकट दिया गया है। क्या कहता है, हालांकि वहां राजपूत बहुल क्षेत्र है वो। यह एक पहली ऐसी महत्वपूर्ण सीट दिखाई पड़ रही है जिसमें कि बड़ी जबरदस्त चुनौती महागठबंधन की तरफ से है और महागठबंधन के लोकप्रिय नेता लालू जी की अपनी वहां पकड़ है और वो चूंकि नहीं है तो लोगों की सहानुभूति भी वहां काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ रघुवंश प्रसाद सिंह एक ऐसे चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, पूरे इलाके में उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि पूरे वो केवल अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, पूरे बिहार में उनकी अपनी पहचान और पकड़ है। मुखर व्यक्ति हैं, मुखर राजनीतिक हैं और काम की शैली भी उनकी बहुत परंपरागत नहीं है। तो कुल मिलाकर उनकी छवि एक ऐसे लोकप्रिय नेता की है कि जिसको कि संसद में जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में संजय जी यह देखना होगा कि वहां का जो जनमत है, वहां के जो आम लोग हैं, वो जो महागठबंधन और एनडीए के बीच की जो ये जबरदस्त लड़ाई है जिसमें कि एक बहुत बड़ा फैक्टर नेशनलिज्म भी बहुत बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है। आखिरी क्षणों में यह काफी मजबूती से दिखाई पड़ रहा है, आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। तो अगर इस फैक्टर को हम लोग लेते हैं और इसके प्रभाव को भी देख रहे हैं हम लोग कि इसका प्रभाव धीरे धीरे लोगों पर पड़ रहा है, तो यह सीट ऐसी सीट मानी जाएगी कि इन 8 सीट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इसमें सबसे जो कांटे की टक्कर दिखाई पड़ेगी आपको। और कोई ऐसी कोई आपको घोषणा भी हो सकती है कि जो परंपरागत नहीं हो। डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है कि वैशाली एक ऐसी जगह है जहां से कि रमा सिंह का भी अपना एक खास दबदबा रहा है और रघुवंश बाबू की अपनी एक छवि समय समय पर रंग भी दिखाती रही है, ऐसे में रघुवंश बाबू के सामने वीणा देवी कितनी मजबूती से वहां नजर आ रही हैं? नहीं, वहां तो चूंकि रघुवंश बाबू एक जमीनी नेता रहे हैं और इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा कि एक ईमानदार नेता के रूप में उनकी छवि रही है। ठीक है, उनका स्टाइल लालू प्रसाद यादव जी से मिलता है और उसी अंदाज में वो लोगों को संबोधित करते हैं, बातें करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन हमेशा वो क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कभी लोकसभा में अगर वो कभी प्रतिनिधि भी थे या मंत्री भी थे तो वो दिल्ली में रहते थे, वो बराबर आते थे रविवार को क्षेत्र में और फिर वो सोमवार को जब हाउस चालू होता था तो वो चले जाते थे। जब वो सांसद नहीं रहे तो 5 साल तक पूरा
वो क्षेत्र में रहे, लोगों के साथ मिलते जुलते रहे, तो एज ए नेता के रूप में तो रघुवंश बाबू की एक अपनी पकड़ है। लेकिन चीजें जाकर के बिहार में या देश में अब नेता पर नहीं रुकता है। ठीक है, वो कैंडिडेट पर कुछ परसेंट वोट मिलता है, लेकिन जब महागठबंधन वर्सेस जब ये लड़ाई होगी ये एनडीए का, तो उस लड़ाई में फिर वो जो जातीय गोलबंदी होती है उसके पक्ष में खड़ी होती है। और एक खास करके रघुवंश बाबू ने, आप देखे होंगे कि जब शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट बन रहा था या सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जा रहा था, तो इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मनोज झा के बयान को इन्होंने कहा था कि नहीं, मनोज झा ने कुछ बोल दिया था, उसको बहुत पार्टी सीरियसली नहीं लेती है, ऐसा क्या है, अगर सवर्णों को भी कुछ लाभ मिल जाता है तो इसमें बुरा क्या है। तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश रघुवंश बाबू ने की थी। अब इनके प्रतिपक्षी कितना इसका लाभ ले पाते हैं कि ये महागठबंधन और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो कितने शुभचिंतक हैं सवर्णों को, हम फिर रुक करेंगे। सवर्ण वोट ही वहां तय करेगा। कुछ एक और सीटों पर चर्चा कर लेते हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट, ये यूपी की सीमा से जुड़ा हुआ है। रघुवंशी वोटर बहुल इलाके में रघुवंशियों ने ही बार बार विजय पताका लहराया है। इस बार सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को चुनौती देने के लिए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र और छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह को आरजेडी ने मैदान में उतारा है। जैसा कि आपको मालूम है कि महाराजगंज के वोटर्स ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भी पलकों में यहां बिठाया था। 1989 में वो परंपरागत सीट बलिया और महाराजगंज दोनों जगहों से जीते थे। गोपालगंज संसदीय क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1980 के बाद यहां कांग्रेस नहीं जीत पाई। 1996 में लालू लहर में लाल बाबू यादव ने काली पांडे को हरा दिया। 2014 की तरह इस बार भी यहां सीधी लड़ाई के आसार हैं। महागठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र राम उर्फ सुरेंद्र महान को एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक सुमन चुनावी मैदान में है। दोनों ही प्रत्याशी पहली बार चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। फिलहाल यहां आमने सामने की टक्कर है। पश्चिमी चंपारण सीट में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजय जायसवाल, जबकि महागठबंधन से आरएलएसपी उम्मीदवार हैं ब्रजेश कुमार कुशवाहा। बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल को पिता मदन जायसवाल से राजनीतिक विरासत मिली है। संजय जायसवाल पेशे से डॉक्टर हैं और 2 बार जीत भी चुके हैं। इन्होंने 2 बार फिल्म निर्देशक प्रकाश झा को यहां से हराया है। ब्रजेश कुशवाहा की राजनीति में एंट्री नई है। वाल्मीकिनगर सीट की बात करें तो यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच यहां भी सीधा मुकाबला है। 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। इससे पहले इसका नाम बगहा था। यहां एक बार जेडीयू और एक बार बीजेपी को जीत मिली है। इस बार यहां एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार पूर्व सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पौत्र और पूर्व सांसद मनोज पांडे के बेटे शाश्वत केदार को मैदान में उतारा है। ये जो 4 सीटें, यदि हम गोपालगंज की बात करें तो क्या लगता है आपको अजय कुमार सुमन और सुरेंद्र राम के बीच जो मुकाबला आमने सामने का दिख रहा है मुकेश जी, वो किस तरह की तस्वीर पैदा कर रहा है? यहाँ जो स्थिति है संजय जी, इसमें जो उम्मीदवार हैं वो अपनी भूमिका स्थानीय निभा रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यह यहाँ जो चुनाव एनडीए जिसके 2 प्रमुख चेहरे हैं मोदी जी और नीतीश जी, और इधर दूसरी तरफ से महागठबंधन की तरफ से हम लालू जी का चेहरा देख रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में ये एक ऐसी सीट है कि चूंकि नए प्रत्याशी हैं, नए उम्मीदवार हैं, स्थानीय हैं, दोनों बिल्कुल राजनीति चुनाव लड़ने की कला को अभी कितनी तरह वो जानते हैं वो भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर संजय जी अगर गोपालगंज की सीट को देखेंगे तो जो प्रयोग किया जा रहा है दोनों तरफ से, विशेषकर एनडीए की तरफ से जो प्रयोग किया जा रहा है, वैसे चेहरे जो स्थानीय हों, जो समीकरण को सही मानते हों, और आखिरी तौर पे जो मोदी फैक्टर जिसकी बात हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार में मोदी फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इस बात को दर्शाएगा कि इस पर्टिकुलर सीट पे, इस सीट पे हम लोग देखेंगे कि मोदी फैक्टर और नेशनलिज्म जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, एक नई चीज वहां दिखाई पड़ रही है, का चर्चा का काफी विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र में विशेषकर चर्चा का भी विषय बना हुआ है। जब आप उस इलाके में जाएंगे, चाय की दुकान में जाएंगे या जहां 10 लोग बैठे वहां जाएंगे, तो यहाँ एक खुल के चर्चा हो रही है और लोग कहीं न कहीं कुछ इस बात पे अपना मंतव्य भी बना रहे हैं। संजय जी, महाराजगंज भी एक लोकसभा ऐसी सीट है जहां से जनार्दन सिग्रीवाल स्वयं सांसद अभी वर्तमान में हैं भी, वो आमने सामने का मुकाबला है। रणधीर सिंह आरजेडी से रणधीर सिंह हैं।
ये सीट कभी कभी चमत्कार भी दिखाती है। संजय जी, नहीं, महाराजगंज की सीट थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। जिस तरह से आपको याद होगा कि सच्चिदानंद राय बगावत किए थे जी, और बगावत कर करके अगर वो चुनाव लड़ जाते या कुछ और लोग लड़ जाते, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो कहीं न कहीं से इन बगावती लोगों को मनाने में कामयाब हो गई और उसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को इसका लाभ दिख रहा है। संजोग ऐसा है कि न प्रभुनाथ सिंह बाहर हैं न लालू प्रसाद बाहर हैं। अगर लालू प्रसाद बाहर होते और प्रभुनाथ सिंह बाहर होते तो थोड़ा टक्कर और कस करके होता, लेकिन चूंकि ये लोग अंदर हैं, जेल में हैं, ठीक है, अपने लोगों को मैसेज भी कर रहे हैं और इनके वोट जो हैं वो वोट मिलेंगे भी, लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का पलड़ा वहां भारी दिख रहा है। महाचंद्र प्रसाद सिंह भी खास करके वो भूमिहारों का एक लीडर के तौर पर देखा जाता है, उनको ये सच्चिदानंद राय को देखा जाता है। तो ये सारे लोगों को भाजपा अपने पाले में करने में सफल हुई है और लगता है कि सवर्णों का वोट जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में जाएगा। तो वहां पर जो है वो लड़ाई अगड़ा भर से पिछड़ा होने की स्थिति दिख रही है। अब उसमें रघुवंशियों का वोट रणधीर प्रसाद सिंह कितना लेने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह का भी एक अपना पकड़ रहा है उस क्षेत्र में, उस इलाके के लोगों के साथ उनके रिश्ते रहे हैं। तो अगर उनके वोट को लेने में ये सफल हो गए तब तो थोड़ी बात बनेगी। अगर वो वोट शिफ्ट कर जाता है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, क्योंकि आपको याद होगा कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट कटते कटते अंत में मिल गया, चूंकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से नाराजगी थी पार्टी को भी और क्षेत्र के लोगों को भी। लेकिन जब बाद में टिकट मिला तो भाजपा अपना एड़ी चोटी का पसीना वहां लगा रही है और उसको प्रतिष्ठा का सीट मान रही है कि किसी भी तरह से यह सीट निकले। तो अब स्थिति वहीं पर आकर के रुक गई है कि अगर सवर्ण वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो एनडीए का पलड़ा भारी होगा और परिणाम इनके पक्ष में होगा। मृत्युंजय, वाल्मीकि नगर बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे जो वर्तमान में सांसद हैं, उनकी जगह जेडीयू के बैद्यनाथ प्रसाद महतो और कांग्रेस के शाश्वत केदार के बीच मुकाबला है। लेकिन इधर पश्चिमी चंपारण की यदि हम बात करें तो डॉक्टर संजय जायसवाल जो सांसद हैं, इस बार भी टिकट में उम्मीदवारी उनको मिली है बीजेपी से, और रालोसपा के ब्रजेश कुमार कुशवाहा से उनका मुकाबला है। पश्चिमी चंपारण क्या किस दिशा की ओर जाता हुआ दिख रहा है? जी देखिए, लगातार हम देखें बैद्यनाथ प्रसाद महतो पहले भी वहां सांसद रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पहली बार होंगे। और उनके सामने जो प्रत्याशी हैं बिल्कुल नया अनुभव है उन्हें। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, खास करके बैद्यनाथ प्रसाद महतो की तुलना में तो उनका अनुभव कम ही कह सकते हैं। हाँ, पारिवारिक विरासत जरूर उनके साथ है, लेकिन वहां लड़ाई कहीं न कहीं अगड़ा बनाम पिछड़ा होता दिख रहा है। और कांग्रेस ने एक न्यू जो प्रयोग किया एक तरह से कि एक ब्राह्मण चेहरे को उतार करके, और वो भी मतलब एक मतलब कि पुराना जो राजनीतिक परिवार है उसको उतार करके गेम को थोड़ा ट्विस्ट तो जरूर कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कुशवाहा वोटरों की संख्या जितनी तादाद में है, वो अगर बैद्यनाथ प्रसाद महतो की तरफ गोलबंद होता है और राष्ट्रवाद की तरफ अगर लोग मुड़ते हैं तो मुझे लगता है इसका फायदा बैद्यनाथ प्रसाद महतो को मिलेगा, क्योंकि सामने वाला प्रत्याशी पश्चिमी चंपारण संजय जायसवाल वर्सेस ब्रजेश कुमार कुशवाहा। पश्चिमी चंपारण क्या कहता है? जी, यहां भी देखिए, यहां भी वही नए प्रत्याशी हैं बिल्कुल, और मतलब कि कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक कद भी नहीं रहे। आप 4 सीटों को देखिए तो 4 सीट पे बिल्कुल जो छठा चरण है उसमें चारों नए एकदम बिल्कुल प्रत्याशी हैं। चाहे मोतिहारी की बात कर लीजिए, बेतिया की बात कर लीजिए, वाल्मीकि नगर की बात कर लीजिए, इन तीनों जगहों पे जो सामने महागठबंधन के प्रत्याशी हैं बिल्कुल उनका अनुभव बहुत लंबा राजनीतिक पारी नहीं खेल पाए हैं वो। तो अब ये अनुभवी लोगों के बीच और जो कम अनुभव वाले की लड़ाई है, और उसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो अनुभव वाले लोग हैं वो ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। और चूंकि इन समीकरणों को ध्वस्त करना शायद मुझे लगता है कि महागठबंधन के लिए, और सही कहा हमारे भाई संजय कुमार जी ने कि जो यही हाल जो रणधीर सिंह जो है, आपको प्रभुनाथ सिंह अगर होते, लालू प्रसाद होते तो नजारा कुछ और होता। और सिग्रीवाल का जो एक आधा झुक करके बात करने की जो उनकी कला है उसमें वो माहिर खिलाड़ी। तो ये दोनों सीट ही कहें, और एक अनुभव और एक कम अनुभव वाले दोनों सीटों पे ये परिस्थितियां है। तो उसमें देखना है कि इसका फायदा आखिर कौन ले जाता है। लेकिन अभी तक तो जो सिचुएशन वहां का है कि वो ये लोग अनुभवी खिलाड़ी हैं।
मुकेश जी, क्या लगता है आपको कि इन 8 सीटों पर जहां एनडीए के पास अपने आप को बरकरार रखने की चुनौती है और महागठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए इन 8 में वो पर्याप्त उनके पास अवसर आने वाले हैं? 2 सीटें जिसका जिक्र हम लोगों ने किया, वैशाली और महाराजगंज। अगर महाराजगंज में अगर प्रभुनाथ सिंह रहते बाहर, तो ये वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने इलाके में जिनका अपना दबदबा है, अपना लोकप्रियता है, अपनी खासियत है उनके लोगों के साथ संबंध की, तो बहुत ही बड़ा रोचक मुकाबला होता। क्योंकि वो नहीं है, रणधीर सिंह को पुत्र होने के नाते बहुत सारा समर्थन मिलेगा, लेकिन आखिर में आकर जो जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं संजय जी, 8 की 8 सीटें जो हैं वो 2 फैक्टर पे देखी जा रही हैं। एक बड़े सुनियोजित तरीके से, सुलझे हुए तरीके से जेडीयू जो है उसने एक अभिनव प्रयोग किया है जिसको देखना होगा, जिसको लोग भूल रहे हैं। उदाहरण के रूप में बैजनाथ प्रसाद महतो वहां के स्थानीय हैं, वो वहां की जातिगत समीकरण को भी देख रहे हैं, और विशेषकर थारू संप्रदाय जिसकी की बड़ी संख्या वाल्मीकि नगर में है, उसमें काफी लोकप्रिय हैं। तो एक आप देखेंगे कि डेटा जो फैक्टर होता है वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। पहली बार जेडीयू ने डेटा फैक्टर को वहां स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक उन चेहरों को उतारा है जो स्थानीय है और वो बहुत लोकप्रिय नहीं है, बहुत ग्लैमरस फेस नहीं है, लेकिन परिणाम देने में सक्षम है। बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय कुमार, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका। तो मतों के इस मंथन में जो 8 सीटें हैं, वाकई चैलेंजेज हैं दोनों गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए भी, महागठबंधन के लिए भी। एनडीए के लिए इस रूप में है कि यहां पर वो तमाम सांसद वहां पर जीते हुए हैं जो एनडीए के अपने अपने दल हैं, और उन सीटों को बरकरार रखना एक चैलेंज है। दूसरी तरफ महागठबंधन को भी ये सबसे बड़ी चुनौती इस रूप में है कि क्या वाकई माइनस लालू यादव, माइनस प्रभुनाथ सिंह, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां क्या वो वर्चस्व कायम कर पाने में सफल हो पाएंगे? देखते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।